हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन, नमस्ते। यह है अपना मॉडल पेपर 9 का सेकंड भाग, हिंदी कंपलसरी। फर्स्ट भाग हमने कल किया था और सेकंड भाग की आज की इस क्लास में हम आलेख लेखन और फीचर लेखन देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। उसके बाद ज्ञापन और अधिसूचना एवं जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो भी हम आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरू, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों से। देखो पहला यहाँ पे 10वां प्रश्न दिया हुआ। इससे पहले के जो 9 प्रश्न तक थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, रिक्त स्थान के, और बाकी जो 9 तक के जो प्रश्न थे वो हम कल वाली वीडियो में कर चुके हैं। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उधर ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बगुलों के पंख कविता में वर्णित भाव कल्पना पर प्रकाश डालिए। बगुलों के पंख जो कविता है उसमें उसमें सांधिकालीन जो एक एक सौंदर्य है प्रकृति का, उसका वर्णन कवि ने किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो कविता है इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर भाव बिंबों को प्रस्तुत करने वाली कविता है बगुलों के पंख। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बना करके उड़ते हुए श्वेत बगुलों को देखता है। जो श्वेत कलर के बगुले हैं जब संध्या के समय आकाश में उड़ते हैं और आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है तो वो सफेद कलर बिल्कुल उससे कॉन्ट्रास्ट करता है। उस दृश्य को देख करके प्रतीत होता है मानो काजल लगे बादलों के मध्य संध्या की सफेद काया तैर रही है, क्योंकि बादल जो है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में बिंदु के समान जो है वो सफेद पंख दिखाई दे रहे हैं बगुलों के। शाम का श्वेत और लाल वर्ण जो कि सूर्य की लालिमा से युक्त होता है वह आकाश में सफेद बगुलों का साम्य सी प्रतीत हो रहा है। इस दृश्य से बंधी कवि की आंखें निरंतर टकटकी लगा करके उनका पीछा कर रही है, अर्थात इतना मनोरम दृश्य है जिससे आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है। अब चूंकि यहां से आपको अथवा में मिलेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको अथवा में, चाहो तो पहला वाला करो चाहो तो दूसरा वाला करो। तो ये 10वें का दूसरा है, 10वें का अथवा वाला प्रश्न है। इसमें यह कहा गया है कि भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब देखिए कि भगवान राम जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, अर्धरात्रि तक हो चुकी है और कपी नहीं आई, मतलब अभी तक जब आधी रात हो चुकी है और हनुमान जी संजीवनी लेकर के नहीं लौटे हैं, तो बेहोश पड़े लक्ष्मण जी को देख करके भगवान राम विचलित हो जाते हैं। अगर हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि भाई वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं भगवान का रूप थे, है ना, उनका अवतार थे, तो वो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कवि ने यहाँ पर उन्हें मानव के रूप में जो है एक प्रकार से दिखाने का प्रयास किया है, तो जो मानव इस प्रकार की परिस्थितियों में जैसा भाव व्यक्त करते हैं, जैसा जैसे उनके विचार होते हैं, वैसी की वैसी भावनाएं अभी भगवान राम व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या कहा है कि आप इससे कितना सहमत हैं, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। देखो परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना थोड़ा सा आप पे कि भाई आपका क्या कहना है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना है आंसर। तो आप लिखेंगे कि महाकवि तुलसीदास ने भक्ति भावना के कारण भले ही यह कह दिया हो कि प्रभु श्री राम विलाप करते समय नर लीला कर रहे थे, परंतु प्रिय भ्राता लक्ष्मण के मूर्छित होने पर अनिष्ट की आशंका से श्री राम ने जो विलाप किया उसका चित्रण तुलसी ने सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में किया है। क्योंकि एक मानव ही, भाई भगवान को तो सब पता होता है कि क्या होने वाला है, तो भगवान को तो पता था, भगवान राम जी को तो, कि वो तुरंत ही जीवित हो जाएंगे, क्योंकि सुबह से होने से पहले पहले संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी आ जाएंगे। लेकिन एक इंसान को नहीं पता होता है ना कि आगे उसके जीवन में आगे क्या होने वाला है, तो वो एक अनिष्ट की आशंका से बहुत व्याकुल हो जाता है इंसान। उसी रूप में भगवान यहाँ पे एक व्याकुलता का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची अनुभूति द्वारा ही मार्मिक और करुणाजनक चित्र प्रस्तुत हो सकता है। अतः हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
कि जाति प्रथा किस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा करके निष्क्रिय बना देती है, स्पष्ट कीजिए। तो जाति प्रथा की अगर हम बात करें तो जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं होता है, क्योंकि इसके तहत क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के अकॉर्डिंग ही उसे अपना जीवन जीना पड़ेगा, उसमें उसकी व्यक्तिगत भावना, उसकी व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं रहेगा। बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था जो है वो करते हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने उस जाति में जन्म लिया है, तो जिस जाति के लिए जो निर्धारित कार्य है वो कार्य ही उस व्यक्ति को करना पड़ेगा, भले ही वो उसे रुचिकर नहीं लग रहा हो, भले ही वो उसे अच्छा नहीं लग रहा हो, पर फिर भी उसे जाति व्यवस्था के तहत तो उसे वही करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हीन भावना से ग्रस्त होकर जो है वो काम को टालने और काम को कम करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। आज के उद्योग धंधों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी जाति प्रथा द्वारा जबरन थोपे गए कार्यों को करने की व्यवस्था है। अतः जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा करके उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाजार, अब इसमें भी अथवा में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो अथवा है, ये प्रश्न जो है 11वां इसके अथवा वाला ये प्रश्न है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए भाई, जो भी व्यक्ति बाजार जाता है तो बाजार क्या करेगा, वो तो केवल ये देखता है कि किस आदमी के पास जो है सामान खरीदने की क्षमता है, मतलब सामान कौन खरीदेगा, जिसके पास पैसा होगा, तो वो क्रय शक्ति देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये इस जाति का है तो इसे जाने दो, और ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जाति का है तो इसे बुला लो, ये अच्छा दिखता है तो इसको बुला लो, ये खराब दिखता है तो इसको जाने दो। बाजार ये भेदभाव नहीं करता, बाजार तो केवल क्रय शक्ति के आधार पर काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बाजार का कार्य है वस्तुओं का विक्रय करना। बाजार को अपनी वस्तुओं को बेचने को ग्राहक की जरूरत है, उसे किसी के लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ क्रय शक्ति को देखना है कि भाई व्यक्ति कौन है जो माल खरीद सकता है, उसे केवल ये देखना है। इस मत से देखा जाए तो लेखक का कथन सत्य है कि बाजार का यह व्यवहार सामाजिक समता की रचना करता है, क्योंकि वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो सभी को समान भाव से देखता है। पैसा होना चाहिए उसके पास, लेकिन इसमें भी क्रेता की समदृष्टि साबित होती है, विक्रेता की नहीं, क्योंकि क्रय शक्ति से ही हीन व्यक्ति स्वयं को औरों के समक्ष कमजोर और दुर्बल समझता है। हीनता की भावना उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती सी प्रतीत होती है। मतलब इसमें बुराई ये है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, वो तो फिर ठगा सा महसूस करेगा, वो तो अपने आप को हीन महसूस करेगा, वो अपने आप को दूसरे उस रुपए पैसे वाले व्यक्ति की अपेक्षा अपने आप को हीनता का भाव से जो है वो देखेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है। एक गुरु 12वां प्रश्न है कि एक गुरु किस प्रकार एक विद्यार्थी के जीवन को नई दिशा दे सकता है, जूझ पाठ के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आप याद करिए कि लेखक जब स्कूल जाने लगता है, धीरे धीरे उसका स्कूल में मन लगना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो अपने दोस्त बना लेता है और फिर वो कविता लिखना शुरू करता है, और फिर अपने गुरु सौंदल गयकर के पास जाकर के वो कविता जो है वो दिखाता है, और गुरु उसे मोटिवेट करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं, कहाँ पे उसको कविताओं के जो छंद, रस, अलंकार आदि का प्रयोग कहाँ करना है, वो सारी चीजें जब उसे सिखाते हैं तो धीरे धीरे लगातार जो है वो क्या करता है, उन्नति करता जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक अच्छे गुरु की विशेषता होती है कि वे छात्र की रुचि और प्रयास को देख करके उसे प्रोत्साहित करते हैं और कुछ नया करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिस प्रकार लेखक द्वारा की गई तुकबंदी से गुरुजी ने सराहना करते हुए और उसे अच्छा करने की प्रेरणा दी थी, तो बालक और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। ये जूझ पाठ में मास्टर जी सौंदल गयकर के साथ रहने से लेखक का न सिर्फ कविता लिखने की ओर रुझान बढ़ा, बल्कि वह एक अच्छा कवि बन गया। मास्टर जी सौंदल गयकर के प्रभावी व्यक्तित्व, मार्गदर्शन, सहयोग और उसके पढ़ाने की अद्भुत शैली से प्रभावित होकर के लेखक को नई दिशा मिली।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो में रंगरेज का कारखाना किस रूप में था, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए। तो अगर मोहनजोदड़ो में अतीत में दबे पांव पाठ में जो है, इसमें लेखक बताता है कि मोहनजोदड़ो में स्तूप से पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे महादेव स्वरूप वत्स ने खुदाई करवाई थी। वहां एक ऐसा भवन मिला है जिसकी जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। इस संबंध में पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि इसमें रंगाई में काम आने वाले बर्तन रखे जाते होंगे। इस कारखाने में 16 छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, एक कतार मुख्य सड़क पर है। ऐसा अनुमान है कि ये कारखाने कर्मचारियों अथवा कामगारों के घर रहे होंगे। अवश्य ही वे रंगरेजों के मकान रहे होंगे जो रंगाई पुताई का काम करते हैं उनके, क्योंकि यहाँ खांचे ऐसे मिले हैं तो इससे ये अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है 13वां। आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये जो कहानी है इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किशनदा नहीं, यशोधर बाबू जो है वो किशनदा के मानस पुत्र हैं। कैसे, देखो यह बात सत्य है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं, क्योंकि वे हर छोटी छोटी बात में किशनदा का अनुसरण करते हैं, उनको ही अपना आदर्श मानते हैं। किशनदा की तरह ही उनका हाथ मिलाकर हंसना, प्रशंसा पाकर झेपना, ऑफिस से चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर के दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करना आदि सभी बातों पर उनकी ही छाप है। जैसा किशनदा कहा करते थे, जैसा किशनदा किया करते थे, जैसा किशनदा का व्यवहार हुआ करता था, वो सब कुछ जो है वो यशोधर बाबू ने अपना लिया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से वो किशनदा से प्रभावित थे। उसके साथ ही उन्हें घर में धार्मिक कार्यक्रम करवाना, ये सब आदतें किशनदा से ने ही उन्हें लगाई थी। इन सब बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है 14वां प्रश्न, मतलब 13वें का अथवा वाला है, 14वां भी आना है। अतीत में दबे पांव अध्याय में किसका वर्णन किया गया है और इसका क्या उद्देश्य है। तो भाई आप लोग इसको पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बाकी जो पत्र और प्रारूप लेखन के जो कुछ प्रारूप हैं उसको अपन देखने वाले हैं। चलो इसको देख लेते हैं। ये है कि आपको एक आलेख लिखना है। तो आलेख क्या होता है पहले तो समझिए कि लेख जो होता है ना, लेख, निबंध यानी लेख, वो लेख का छोटा रूप ही आलेख होता है। तो आलेख में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कोई एक विषय दिया जाता है, उस विषय पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो यहाँ पे विषय क्या दिया हुआ है, तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। अब आप सोचिए कि जो तेल होता है इंटरनेशनल लेवल पर जैसे जैसे तेल के भाव बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर भी, चूंकि भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर होता है, भारत को तेल बाहर से मंगवाना होता है, और वो तेल जब भारत में महंगा आएगा तो बिकेगा महंगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि तेल कंपनियां उसकी कीमत बढ़ा देती हैं। और जब सबसे पहले जो मुख्य आधार है तेल की कीमत, अगर वो बढ़ गई तो बाकी सारी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं, और कीमतों का बढ़ना ही महंगाई कहलाता है। तो भाई जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेगी तो महंगाई की मार तो आम जनता पर पड़नी ही है। तो इसलिए क्या कहा है कि तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। अब इसे समझिए और लिखिए, कैसा लिखना है। देखो पहले तो आपको जब उत्तर लिखना है, उत्तर लिख के आप यहां पे लिखेंगे तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। ओके, अब देखो यहां पे लिखते हैं कि भारत में आम आदमी पर महंगाई की जो मार पड़ रही है उसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में बार बार बढ़ोतरी का प्रमुख हाथ है। मतलब जैसे ही डीजल में, पेट्रोल में के भाव बढ़ते हैं तो वैसे ही महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि चीजों का आवागमन, चीजों का परिवहन जो है वो साधनों के द्वारा ही होता है, और साधन जैसे ही डीजल के भाव बढ़ते हैं साधन अपना भाड़ा बढ़ा लेते हैं। भाड़ा बढ़ेगा तो फिर व्यापारी वो भाड़ा कहां से निकालेगा? उस वस्तु के मूल्य को बढ़ा करके निकालेगा। तो ऐसे वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, और जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो ये भार आम जनता पर पड़ता है। तो तेल की धार को लेकर के भारत ही नहीं सारे विश्व में अशांति व्याप्त है। हमारे देश में पहले तेल की कीमतें सरकार तय करती थी, परंतु अब तेल कंपनियां स्वयं तय करती, क्योंकि ये अधिकार जो है सरकार ने तेल कंपनियों को दे दिया है। और अब जब जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर तेल के भाव बढ़ते हैं तो तेल कंपनियां जो तुरंत भाव बढ़ा लेती हैं, उसे सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
और पेट्रोलियम पदार्थों पर आयात मूल्य के अनुसार उन्हें कीमतें बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। पिछले साल इस नीति के कारण लगभग 30% मूल्य वृद्धि हुई है। अब आप सोचो, कीमतों में 30% वृद्धि होना, क्योंकि इतनी आमदनी व्यक्ति की नहीं बढ़ती है, मनुष्यों की आय इतनी 30-30 गुना नहीं बढ़ती है एक वर्ष में, लेकिन कीमतें जब 30 गुना बढ़ जाती हैं, तो आप सोचो महंगाई की इस मार को कैसे झेल पाएगा आम आदमी। पेट्रोल डीजल की इस मूल्य वृद्धि का असर आम जनता पर पड़ रहा है। इस वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने भाड़ा बढ़ा दिया है। प्रतिदिन वस्तुओं के दामों में इजाफा होना देशवासियों के लिए भीषण समस्या है। इस बढ़ती महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी ही पड़ती है। फलस्वरूप उसे महंगाई डायन खाई जा रही है। सरकार को तेल की कीमतों को घटाने के उपाय करने चाहिए ताकि महंगाई पर नियंत्रण आ सके। तो तेल का भाव बढ़ने से सीधा सीधा महंगाई जो है वो बढ़ती है, इस पर महंगाई पर असर पड़ता है। तो ये तो देखो हो गया आलेख। अब एक आता है फीचर लेखन। एक आलेख लेखन आएगा, एक फीचर लेखन होता है। तो फीचर लेखन में क्या होता है, हमने पहले इसके बारे में संक्षिप्त में भी देखा था कि फीचर होता क्या है, अगर एक लाइन में या अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पूछा जाता है। तो फीचर जो है वो एक सुनियोजित, एक सुव्यवस्थित और एक आत्मनिष्ठ लेखन होता है। मतलब व्यक्ति पर डिपेंड करता है, वो अपने विचार इसमें लिख सकता है। तो एक टॉपिक है कि देश का विकास गांवों पर निर्भर। तो इस विषय पर आपको क्या लिखना है, एक फीचर लिखना है। तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि फीचर जो है वो आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई देश का विकास जो है वो गांवों पर निर्भर करता है। मतलब गांव विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। गांवों में जो सुविधाएं अगर बढ़ेगी, लोगों को सुख सुविधाएं मिलेगी, तो वो आखिरकार देश के हित में रहेगी। तो इसलिए क्या लिखा है कि भारत कृषि प्रधान और गांवों का देश है। यहाँ की 70% आबादी गांवों में बसती है। गांवों के विकास के लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें गठित हैं, परंतु विकास के लिए स्वीकृत धन न तो समय पर उपलब्ध होता है और न पूरा मिलता है। इससे गांवों की योजनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। फलस्वरूप गांवों से पलायन हो रहा है और शहर बढ़ रहे हैं। गांव ही प्राथमिक उत्पादों का केंद्र है, क्योंकि उत्पादन कहाँ होता है, खेतीबाड़ी कहाँ होती है, गांवों में, और इन्हीं पर देश की आर्थिक स्थिति टिकी हुई है। गांवों का स्थायी विकास होने से देश का विकास हो सकता है ना। पहले ही बताया मैंने कि अगर गांव विकसित होंगे तो ऑटोमेटिक ही देश का विकास हो जाएगा। इसीलिए गांवों के विकास एवं कल्याण पर विशेष ध्यान रहे। इसके लिए पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग की सक्रियता नितांत अपेक्षित है। गांव में विकास की दृष्टि से शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार अधिक से अधिक छोटे और कुटीर उद्योगों की स्थापना करे, जिससे किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हो सके। तो भाई ये प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाना है अंत में कि भाई ऐसा करने से ये हो सकता है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, और अब यहाँ पे कवि एवं जो लेखक होते हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, ये एक प्रश्न आएगा। तो ये कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व जो है ना, ये अपन अलग पूरा जो रहेगा एक क्लास इसकी हम कंप्लीटली ले लेंगे। तो उसमें सारे कवि और लेखक परिचय हम एक अलग क्लास में देख लेंगे, तो अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 16वां प्रश्न है, एक पद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको करनी है सप्रसंग व्याख्या। ये टोटल 6 नंबर का रहेगा, और इसमें जो है ना टोटल 6 नंबर, इसमें 2 नंबर तो आपके रहते हैं संदर्भ और प्रसंग के, और फिर 4 नंबर आपके रहते हैं व्याख्या और विशेष के। तो इसमें देखो पहले तो हम पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद संदर्भ लिखना जरूरी है, प्रसंग लिखना जरूरी है, और फिर व्याख्या लिखते हैं। क्या लिखा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आगे कहा है कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। मतलब जब वो रोएगा तो वो क्यों रोया, वो अपनी पीड़ा की वजह से रोया है। और एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कौन? दर्शक और वो अपाहिज। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। अब इसमें क्या होता है, हमें पता है ना कि ये जो कविता है वो कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसके लेखक है रघुवीर साहे साहब, से ली गई है। और यहाँ पर जो है ना कवि रघुवीर साहे एक प्रकार से मीडिया पर व्यंग कर रहे हैं, दूरदर्शन पर क्या कर रहे हैं, व्यंग कर
रहे हैं। तो क्या कहते हैं, पहले तो आपको संदर्भ में लिखना है। संदर्भ में लिखा जाता है कि ये पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता, इस कविता से लिखी है, उस कविता का नाम लिखना है और उसके कवि जो है उसका नाम लिखना है आपको। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कवि रघुवीर सहाय द्वारा लिखित काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं कि कविता कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। तो ये तो हो गया संदर्भ। और फिर लिखना है प्रसंग। 2 नंबर होते हैं, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग लिखोगे, संदर्भ अलग लिखोगे, प्रसंग अलग लिखोगे। प्रसंग में क्या होता है कि इन पंक्तियों में क्या बता रहा है लेखक कवि, तो इन पंक्तियों में कवि ने मीडिया पर व्यंग किया है कि अपने कार्यक्रम को सफल और लोकप्रिय बनाने हेतु वे किस प्रकार अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाना चाहते हैं, किस तरीके से वो एक प्रकार से संवेदनहीन व्यवहार जो है वो करते हैं अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो अब हम करेंगे व्याख्या, और व्याख्या में आपको वो सब कुछ लिखना है कि यहाँ पे क्या क्या कहा गया है। ठीक है, मैं फटाफट से पढ़ लेता हूं कि यहाँ पे देखो कवि क्या कहता है कि दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक का यह प्रयास रहता है कि उसके बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज रोवे। मतलब वो जो प्रश्न पूछता है ना कि भाई आप विकलांग हैं, तो अच्छा आप क्यों विकलांग हैं, क्या आपको विकलांग हो के कैसा लग रहा है, क्या आपको दुख होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो भाई बिल्कुल बेतुके प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न वो इसलिए पूछ रहा है ताकि वो रोवे। और जब वो रोएगा तो कवि क्या कह रहा है कि जब वो रोएगा तो वो आप लोग है ना उससे उसकी पीड़ा मानेंगे। आप ये मत सोचना कि दूरदर्शन वाले ने इसे रुलाया है, बल्कि आप ये सोचना, आप ये मानना कि भाई ये अपनी पीड़ा की वजह से रो रहा है। और अगर वो रोएगा तो फिर दर्शक भी रोएंगे, और अगर दोनों एक साथ रो लिए तो दूरदर्शन का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की ऐसी मानसिकता है इन लोगों की। तो देखो वह उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण करे, इसलिए वह अपाहिज की सूजी हुई आंखें बहुत बड़ी करके दिखाता है। इस प्रकार वह उसके दुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों की बेचैनी और लाचारी भी दिखाता है। संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के प्रयास में सोचता है कि अपाहिज की बेचैनी को देख करके दर्शकों को उसकी अनुभूति हो जाएगी, इसीलिए वह कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखाए कि इससे अपाहिज के साथ दर्शक भी रोने लगे। उस समय दर्शक केवल उस अपाहिज को देखे और धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात करे। अब देखो यहाँ पे ये हमने कंप्लीट किया, और अब आपको यहाँ पे विशेष लिखना है। विशेष में आप 2 या 3 पॉइंट लिखेंगे कि कवि ने मीडिया की व्यापार वृत्ति पर व्यंग किया है कि किस प्रकार वे उसकी विकलांगता और दर्शकों की सहानुभूति को भुनाते हैं। फिर लिखेंगे भाषा सरल सहज है, व्यंग्यात्मक पूर्ण भाषा और प्रवाहमयता है। तो भाषा कैसी है, व्यंग्यपूर्ण है, सरल भी है। ठीक है, ये हमने किया है। अब अथवा वाला एक और यहाँ पे दी हुई है व्याख्या, जिसकी भी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ हमने कंप्लीटली जो है वो लिखा हुआ है, संदर्भ लिखा है, प्रसंग लिखा है, व्याख्या लिखी है। इसकी पीडीएफ में जैसे कल वाली जो मैंने पीडीएफ शेयर करी थी आपके साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी तरीके से इसकी भी मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आपको नहीं पता व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो, नए हो, पहली बार जो आए हो, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज लिख के भेजेंगे, तो हमारे जितने भी लिंक हैं, जैसे हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, इसका लिंक भी आपको इस पे मिल जाएगा, एजुकेशन राइज। इस ऐप में आपको कंप्लीटली कोर्सेज मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमारे क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स ओनली 11 रुपये में, टेस्ट सीरीज ओनली 11 रुपये में, मॉडल पेपर्स ओनली 29 रुपीज़ में, और कंप्लीट कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक, अब हमने 2 तो किए थे पद्यांश और 2 है गद्यांश, जिसकी भी अपन को करनी है सप्रसंग व्याख्या। तो ये कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ेंगे और ये व्याख्या जो है वो कर लेंगे। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ। ठीक है, हाँ, अब है ज्ञापन। तो ये ज्ञापन वैसे हम पहले कर चुके हैं, इसकी मैंने एक क्लास ली थी, और आप हल्का सा एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि मोहल्ला विकास समिति के अध्यक्ष के नाते जिला कलेक्टर को पत्र लिख करके अपनी नवनिर्मित बस्ती के नियमितीकरण करने की व्यवस्था प्रशासन शहर के संघ जैसे आयोजन में किए जाने की तिथि निश्चित करने से अनुरोध किया जाए कि भाई आप एक कलेक्टर साहब को पत्र लिखिए कि आपका जो आपने जो कॉलोनी बनाई उसका नियमितीकरण हो जाए। तो ये एक ज्ञापन लिखते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ज्ञापन,
और उसमें यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो पत्रांक, एक तरफ पत्र का क्रमांक लिखा जाता है, इधर दिनांक लिखी जाती है। चूंकि यहाँ पे कलेक्टर साहब को लिखना है तो हम लिखेंगे इसके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, और ये जिले का नाम हो गया। फिर इसमें विषय लिखा जाता है। ज्ञापन ही एक ऐसा जो पत्र एवं प्रारूप है जिसमें विषय लिखा जाता है। विषय लिखेंगे नवनिर्मित बस्ती के नियमितीकरण के संबंध में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे महोदय। उसके बाद बिल्कुल वेरी सिंपल है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप इस प्रकार का ये जो कुछ भी आपको एक संदेश लिखना वो लिखेंगे, यहाँ पे भवदीय करके अपना हस्ताक्षर करने, अपना नाम लिखेंगे, और आप अध्यक्ष हैं जिस मोहल्ला सोसाइटी के, उसका नाम और अपना मोहल्ले का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो इतना सिंपल सा है ज्ञापन, बिल्कुल ईजी है, कोई भी आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। मतलब सेंटर में आप ज्ञापन लिखेंगे, एक तरफ आप क्रमांक लिखेंगे, इधर दिनांक लिखेंगे, उसके बाद फिर विषय लिखेंगे। विषय लिखने के बाद आप जो एड्रेस जिसको आप लिखना चाहते हो उसका पता लिख लीजिए, फिर मेन बॉडी आ जाएगी, और फिर नीचे इस तरीके से ये आपको लिखना है। ठीक है, ये सिंपल सा एक टॉपिक जो है वो प्रारूप होता है इसका। इसी तरीके से जो अधिसूचना होती है, अधिसूचना जो होती है, तो अधिसूचना का ये प्रारूप है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटर में कार्यालय का नाम लिखते हैं, इधर क्रमांक लिखते हैं, इधर पत्रांक लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं। ठीक है ना, पत्रांक क्रमांक तो एक ही होता है, इधर दिनांक लिखते हैं, नीचे लिखेंगे हम अधिसूचना। उसके बाद एक ये पूरा रहता है हमारा, ये मेन जो हेडिंग होती है बीच वाली, वो इस तरीके से लिखते हैं, और नीचे हस्ताक्षर जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रारूप जो है वो इसका होता है। ठीक है, और अब ये है एक निबंध लेखन, और निबंध लेखन में 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें से किसी एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। 5 नंबर का आपका ये निबंध रहने वाला है। इसमें ये अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। तो देखो ये निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें एक रूपरेखा बनानी होती है। किसी भी एक टॉपिक को चूज करो, तो टॉपिक जैसे लिया है कि बेरोजगारी की समस्या। अब इसमें हमने एक आपको एक रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, नंबर 2 पे बेरोजगारी, इसकी एक जटिल समस्या है, फिर बेरोजगारी के कारण क्या है, फिर समस्या का निवारण, समाधान, उपाय लिखेंगे, और अंत में लिखेंगे हम उपसंहार। ठीक है, तो ये एक एक करके जैसे प्रस्तावना लिखी है। उसके बाद नंबर 2 पे बेरोजगारी जो जटिल समस्या है इसके बारे में लिखा है, फिर बेरोजगारी के कारण है जो इसके लिखे हैं, फिर इसके समाधान के उपाय हमने लिखे हैं, और अंत में उपसंहार लिखा है। और इस तरीके से ये हमारा होता है कंप्लीट आज की ये क्लास। अब देखो मैं बता दूं कि ये अपनी 5:30 बजे की अपनी क्लास रहती है सुबह, हिंदी अनिवार्य की। ठीक है ना, हिंदी अनिवार्य की। उसके बाद 7 बजे अपनी क्लास रहती है इंग्लिश की। तो ये दोनों कंपलसरी क्लासों का मॉर्निंग का टाइम रहेगा, और बाकी जो ऑप्शनल क्लास रहती है वो रहेगी अपनी शाम को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।